या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर। और आज जिस कहानी को प्रस्तुत कर रही हूँ उसके लिए मुझे संस्कृत की यह देवी स्तुति प्रस्तुत करनी पड़ी। कहानी ही कुछ इस तरह की है। एक छात्रा द्वारा लिया गया कठिन निर्णय, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन को समाप्त कर सकता था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जो इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे। प्रस्तुत करती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार विवेक द्विवेदी जी द्वारा लिखित यह कहानी डायरी के पन्ने। मंदिर की घंटी जब लगातार बजती तो आसपास के लोगों को पता चल जाता कि हनुमान मंदिर में मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राओं की भीड़ पहुंच गई है। जब रात्रिकालीन डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते तो एक साथ पहले हनुमान जी के दर्शन के लिए जाते। तब तक सुबह की पूजा हो चुकी होती, लेकिन भक्तों की भीड़ के साथ जूनियर डॉक्टर आते तो मंदिर की घंटी लगातार टन टन होती रहती। लेकिन उस दिन न घंटी बजी और न ही मंदिर का दरवाजा खुला। मेडिकल कॉलेज में अचानक सन्नाटा पसरा हुआ। पुलिस की गाड़ियों का सायरन बज रहा था। पूरे कैंपस में पुलिस की छावनी बन चुकी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। कोई कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे तो सब कुछ पता था, पता कैसे न होता। मैं तो कांता का हमसाया हूँ, एक पल के लिए भी तो मैं अलग नहीं हो सकता। इतना बड़ा साहस तो किसी में देखा ही नहीं था। कांता तो अभी भी हाथ में कट्टा लिए डॉक्टर सावन कुमार की लाश के सिरहाने बैठी थी, ठीक उसी तरह जैसे शेर शिकार करके उसके पास आसन जमा कर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का न भय था और न ही पछतावा। बिल्ली की तरह नजरें घुमाकर चारों तरफ देखती, फिर सावन कुमार के सर पर हाथ फेरती, जैसे शिकारी अपने शिकार को जीभ से चाट रहा हो। अचानक मेडिकल कॉलेज में शोर हुआ। डॉक्टर सावन कुमार की किसी ने हत्या कर दी। लोग दौड़ते हुए उनके चैम्बर की ओर भागे। सावन कुमार खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं। चुप्पी टूटी पुलिस के वाहन के सायरन से। काफी देर तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। फिर किसी ने चिल्लाते हुए शोर मचाया, डॉक्टर सावन कुमार की हत्या हो गई। लेकिन कांता उसी मुद्रा में बैठी रही। उसके हाथ में अभी भी कट्टा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी तो उसने कट्टा बड़ी सफाई से एक पुलिस वाले के हाथ में थमा दिया और उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं बोली, बल्कि सावन कुमार के मुंह पर थूकते हुए आगे बढ़ गई। फिर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे गिरफ्तार कर लो। शहर में कोहराम मच गया। इतना प्रसिद्ध डॉक्टर, अपनी एक पीजी की छात्रा कांता के हाथों मारा गया। हजारों प्रश्न एक साथ मैदान में कूदे थे। किसी ने उसे फुटबॉल की तरह किक मारकर इधर उधर उछाला तो किसी ने वॉलीबॉल की तरह खेलना शुरू किया। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि यह प्रेम का चक्कर है, तो किसी ने कहा कि कांता एक बदनाम छात्रा थी। सावन कुमार जैसे देवता डॉक्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए उनकी हत्या कर दी। सावन कुमार की पत्नी डॉक्टर सोनम खामोश थी। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी थी, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसने अपनी खीज कांता को चांटा मारकर निकाली थी। कांता तब भी खामोश रही। कांता पर उसी समय सड़े अंडे फेंके जा रहे थे। किसी ने चप्पल उठाकर फेंकी तो किसी ने पुलिस के अवरोध के बावजूद उसकी चोटी पकड़कर घसीटने की कोशिश की। कांता सिर्फ मुस्कुराती रही। खुशी खुशी पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गई। एक पत्रकार ने माइक उसकी ओर
बढ़ाते हुए पूछा। हत्या आपने की है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आत्महत्या करने से अच्छा था कि हत्या करके अपना काम पूरा कर लिया जाए। फिर पुलिस ने पत्रकार को वहां से हटा दिया, लेकिन कांता का कथन पलक झपकते ही सोशल मीडिया में फैल गया। कहानी की दिशा ही बदल गई। सोनम से कई प्रश्न किए गए। सोनम ने खुद को मीडिया से दूर कर लिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके कमरे में छापा मारा। उसके कमरे में उसकी सहेली शालिनी तब ड्यूटी पर थी। उसकी उपस्थिति में हॉस्टल का कमरा खुलवाया गया। पूरे कमरे में छानबीन की गई, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अचानक दराज में एक डायरी मिली। रोज रोज की डायरी लिखी जाती थी। डायरी अंग्रेजी में थी। किसी ने शालिनी से पूछा, क्या कांता ने कभी आपसे इस विषय में कोई चर्चा की थी? शालिनी ने बस इतना ही कहा, पिछले 3 महीने से तनाव में रहती थी, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। हालांकि पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं था। पुलिस को लग रहा था कि शालिनी कुछ छिपा रही है। मैं बोलना चाह रहा था, परंतु अशरीरी होने के नाते कुछ बोल नहीं सकता था। दराज तो मैंने ही खोला था ताकि डायरी पुलिस के हाथों पड़ जाए। पुलिस डायरी के पन्ने उलट पलट रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेजी में क्या लिखा है। कई जगह दवाइयों के नाम थे। शरीर के कुछ अंगों के रेखांकन भी बने हुए थे। लेकिन पुलिस अधीक्षक प्रशांत ने जब डायरी को देखा तो तड़ से बोले, इसे हिंदी में अनुवाद करो, इसी में सारा रहस्य समाया हुआ है। यह काम एक प्रोफेसर को दिया गया। प्रोफेसर अग्निहोत्री साहब कानून के मर्मज्ञ थे। कॉलेज में विधि पढ़ाते थे। कई अहम मामलों में पुलिस को आंतरिक सहयोग भी किया करते थे। डायरी का अनुवाद शुरू हुआ तो अग्निहोत्री साहब थोड़ा चौंके। यह डायरी नहीं है, यह आत्मकथा है। इसको पूरा पढ़ने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मुझे लगा कि मैं सारी बातों का अनुवाद कर दूं, लेकिन मेरी समस्या तो वही थी। प्रशांत ने जब्ती में डायरी को भी दिखा दिया था। दराज में एक पर्ची और मिली थी। कट्टा या पिस्टल कहें, उसे ऑनलाइन मंगाया गया था। उसकी रसीद जरूर हाथ लग गई थी। पुलिस डायरी पढ़ती रहेगी। मैं समझता हूं कि मैं कुछ बातें आपसे जरूर बताता चलूं। कांता बहुत ही शालीन लड़की थी, शायद अपने गरीब खानदान की पहली बेटी, जिसने परिवार की परिस्थितियों को नजरअंदाज करके सबको चौंका दिया था। पिता तो चाट का ठेला लगाते थे। बेटा और बेटी में कांता का नंबर 7वां था। वह मेडिकल में आई तो पिता नरसी ने एक ही बात कही थी, बेटी खुशी तो इतनी है कि बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा खर्च मैं कैसे उठाऊंगा? डॉक्टरी की पढ़ाई तो लाखों में होती है। बाबू, मुझे तो सरकार वजीफा दे रही है, तुम परेशान मत होना। मैं चाट की दुकान के लिए वैसे ही काम करती रहूंगी जैसे अभी तक करती आई हूँ। अब तो दोनों बड़े भैया अलग से अपनी होटल भी डाल चुके हैं। कांता की बात पर पूरा परिवार एकमत हो गया था। वैसे भी कांता की खूबसूरती को देखकर एक रिश्तेदार ने तो यहाँ तक आकर कहा था, नरसी, तू कहे तो तेरी बेटी का पूरा खर्च मैं उठा लेता हूँ, बस तू अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से तय कर दे। मेरे बेटे को तो तू जानता है कि शहर में उसकी दुकान कितनी चलती है। नरसी कुछ बोले उसके पहले ही कांता बोल उठी थी, काका, डॉक्टर बन जाऊं, फिर मैं आपके बेटे से ही शादी कर लूंगी। वैसे अभी मुझे आपके सहयोग की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तक पहुंच गई हूं तो मेरे पिता डॉक्टरी भी पढ़ा लेंगे। कांता जब पीजी में सेलेक्ट होकर आई थी तो उसके साथी छात्र उस पर फिदा हो गए थे। कई लोग उसकी खूबसूरती का बखान करते थे। सावन कुमार तो यहाँ तक कहते, ईश्वर ने कांता को जितना खूबसूरत बनाया है उससे कहीं ज्यादा उसे इंटेलिजेंट भी बनाया है। यह मेडिसिन विभाग की शान है। बस कांता यहीं पर मात खा गई। उसे समझ में नहीं आया कि इतना हैंडसम डॉक्टर जो अपने व्यवसाय में बहुत ही लोकप्रिय है, जनता के बीच एक जाना माना नाम है। उसकी बीवी सुमन भी बहुत सुंदर है, गायनिक की सफल डॉक्टर है। 40 साल की उम्र में अभी 20 साल की लगती है। तब भी सावन कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? सावन कुमार की पहली हरकत को कांता ने अनदेखा कर दिया, खासकर
रात की ड्यूटी में जिस दिन सावन कुमार को विजिट में आना होता, उस दिन कांता को नाइट ड्यूटी मिलती। सावन कुमार अक्सर प्राइवेट नर्सिंग होम से जब लौटते तो मेडिकल कॉलेज चले आते। कांता को बुलाकर उससे अच्छी अच्छी बातें करते। कई जूनियर डॉक्टर आ जाते, फिर मरीजों के विषय में सभी को समझाते। किसी गंभीर रोगी के विषय में लंबी बहस चलती। कांता को लगता कि इतना समर्पित डॉक्टर तो उसने डिग्री कोर्स में किसी को नहीं देखा। लेकिन एक दिन उसके साथ जो हुआ वह चौंक गई थी। उसने डायरी के तीसरे पेज में लिखा था, दिनांक 27 अगस्त। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि सावन कुमार जी मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे, फिर पीठ थपथपाते हुए बोलेंगे, ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम एक चाट वाले की बेटी हो। कांता आगे चुप हो जाती है। अपने गुरु के प्रति उसके मन में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। कुछ भी नहीं सोचना चाहती, लेकिन उसके 1 महीने बाद दिनांक 5 सितंबर को लिखती है, आज तो हद हो गई। सर सारी मर्यादा ही लांघ गई। सीधे अपने सीने से लगाकर पहले मेरा माथा चूमा, फिर मेरे वक्षस्थलों पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी कांता, अब और नहीं सहा जाता। काश सोनम से पहले तुम मुझे मिल गई होती तो मैं तुम्हें सर पर बिठा लेता। मैं मना करती रही। सावन कुमार की धमकियां भी शुरू हो गई थी। जिंदगी बर्बाद भी कर सकता हूँ और बना भी सकता हूँ। जिस चीज को तुम मना कर रही हो, इस लाइन में यह आम बात है। मैंने दृढ़ता से कहा था, सर थोड़ी सी शर्म कीजिए, आपकी बीवी मुझसे ज्यादा सुंदर है। फिर मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं आपके खिलाफ शिकायत भी कर सकती हूँ। लेकिन सावन कुमार के अंदर से एक भयानक राक्षस दरिंदा पैदा होकर बाहर निकल आया था। उसने मुझे पल भर के अंदर मसल दिया था। मैं मुरझाए फूल की तरह पूरी रात अपने कक्ष में तड़पती पड़ी रही। किसी से कुछ कह नहीं पाई। एक तो बदनामी का भय, दूसरा कैरियर का भय। दोनों ने मिलकर मेरा गला घोंट दिया। प्रोफेसर अग्निहोत्री ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत को जब यह बात बताई तो प्रशांत ने सीधे तौर पर कहा, मैंने पढ़ लिया था, लेकिन अभी उसकी जमानत होने देना, उसके जीवन का संकट बन जाएगा। मैं तो अंदर से खौल रहा था। पुलिस तो नरसी और उसकी मां तक को जेल में मिलने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसका परिवार बहुत परेशान था। मेडिकल कॉलेज में बहुत आक्रोश था। सारे डॉक्टर एक थे, परंतु डॉक्टर सोनम अभी भी खामोश थी, जैसे उसे सारी बातें पहले से पता थी। किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चली गई। दिनांक 7 अक्टूबर। शालिनी मुझसे रोज पूछती है, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहने लगी हो। उसके बार बार पूछने पर मुझे मजबूर होना पड़ा और उसे सारी बातें बताई तो उसने फुस करके हंस दिया। कहने लगी, 2 साल निकल गए, बचा 1 साल, बच बुचाकर निकल लो। इनसे भिड़ने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर पल्लवी की आत्महत्या के पीछे यही कहानी है। मूर्ख थी, फंदे में झूल गई। किया किसी ने, नाम किसी का आया, आखिर पुलिस ने फाइल बंद कर दी। शालिनी गलत नहीं थी। ऐसे कई प्रकरण हैं, लेकिन मुझे रोज रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा लगता है। मैंने एक दिन सोनम मैडम को सारी बातें बताते हुए कहा, मैम सर को समझाइए, मैं कसाई घर की बकरी नहीं हूं। उनकी बदनामी फैल जाएगी, पूरी संस्था बदनाम हो जाएगी। मैं अब बार बार पेट साफ नहीं करा सकती। किसी दिन फंदे में झूलने से नहीं डरूंगी। सोनम मैम बहुत नेक दिल महिला हैं। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने सावन कुमार को मेरे सामने ही बहुत धोया। मैं यह बात न तो परिवार के किसी सदस्य से बता सकती थी और न ही पुलिस के पास जा सकती थी। मैंने एक दिन सावन कुमार से कहा, सर यदि आपका कोटा पूरा हो गया हो तो मुझे मरने से बचा लीजिए। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सावन कुमार के अंदर का भेड़िया कभी पीछे मुड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने एक दिन डीन साहब से मिलकर उनसे भी शिकायत की। डीन साहब ने मुझे डांटते हुए कहा, देवता समान डॉक्टर को तुमने क्या समझ रखा है? जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो वह भला। फिर मैंने पुलिस से लिखित शिकायत की। प्रशांत ने जब पुलिस से शिकायत की बात पढ़ी तो सारे रिकॉर्ड खंगालने का आदेश दिया। डायरी से पता चला कि पुराने पुलिस अधीक्षक धूमकेतु साहब को दी थी। बाद में पता चला कि धूमकेतु साहब ने सावन कुमार को बुलाया था।
बात वहीं पर रफा दफा कर दी गई थी। कांता भी आई थी, कांता को समझा बुझाकर लौटा दिया गया था। उसके बावजूद सावन कुमार का नशा नहीं उतरा। प्रोफेसर अग्निहोत्री ने जेल में कांता से मिलने की इच्छा जाहिर की तो कांता ने ही मिलने से मना कर दिया। उसे पुरुष समाज से घृणा हो गई थी। सावन कुमार के अत्याचार से तंग आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। सावन कुमार उसके प्रशंसक हो गए थे। सोनम भी खुश हो गई थी। उसके पति ने अपनी आदत सुधार ली है। प्रोफेसर साहब डायरी पलटते हुए एक जगह आकर फिर रुक गए। उनकी आंखें चौंधिया गईं। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे। दिनांक 7 मार्च। अब मैंने शिकायत करनी बंद कर दी है। कहाँ नहीं गई, पुलिस तक ने गोलमाल कर दिया। सावन कुमार हर जगह जीत गया। मुझे उसने कठपुतली बना लिया है। अब मैं उसके इशारे पर नाचने वाली एक जिंदा कठपुतली हूँ। जब जहाँ चाहता है मुझे बेपर्दा कर देता है। मैं खुशी खुशी उसके लिए बिछ जाती हूँ। लेकिन सावन कुमार को नहीं मालूम मैं उसके लिए काली नागिन बन चुकी हूँ। डसूंगी। लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैंने कैसे डसा है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन एक तमंचा ऑर्डर कर दिया है। शायद गोपनीय तरीके से मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके पहले कि यह बात मेरे माता पिता के पास पहुंचे, मैं अपना कर्तव्य दिखा चुकी होंगी। दिनांक 15 अप्रैल। आज मैं बहुत खुश हूँ। शालिनी ने मेरे लिए हीटर में खीर पकाई है। शालिनी को यह नहीं पता कि मैंने तमंचा खरीद लिया है। उसके साथ 2 गोली भी आई हैं। मैं जानती हूँ कि किसी की जान लेना तो आसान है, लेकिन किसी की जान बचाना एक डॉक्टर के लिए कितना जरूरी होता है। जब मैं चारों तरफ से थक हार गई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो यह कि मैं आत्महत्या कर लूं या उसे मार डालूं, पर मेरे लिए दोनों असंभव हैं। भेड़िए के नाखून और भी नुकीले हो गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके सुंदर दांतों में बर्छी के नोक उभर आए हैं। वह अजेय हो चुका है। शून्य से शिखर तक अकेला वही है। दिखने में किसी देवता जैसा दिखता है, लेकिन अंधेरा होते ही उसका रूप विकृत हो जाता है। पता नहीं कितने शिकार कर चुका है। डॉक्टर देवदत्त, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर विजय और डॉक्टर रेखा पांडे भी तो इसी विभाग में हैं। आज तक तो किसी छात्र या छात्रा ने कभी शिकायत नहीं की। डीन साहब कहते हैं तुम ही गलत हो, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। सावन कुमार जिंदा दिल इंसान है। मैं असहमत होकर भी सहमत कर ली गई। प्रशांत ने प्रोफेसर अग्निहोत्री को बुलाकर डायरी लेते हुए कहा कि अंतिम पेज में क्या है। कांता की पीड़ा तो समझ में आ गई है। हत्या के बारे में कहीं कुछ लिख रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी लिखा है, लेकिन डॉट डॉट के माध्यम से। दिनांक 29 मई। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। सावन कुमार ने प्रैक्टिकल में जो नंबर दिए हैं मुझे दिखा दिए हैं। सोनम अपने मायके गई हुई है। शायद आज रात में लौट आएगी। सावन कुमार की इच्छा है कि एक रात उसके लिए मैं ड्यूटी और करूं। उसे शायद अब मैं न मिलूं। हालांकि उसने वादा किया है कि तुम्हें इसी मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाकर रहूंगा। फिर भी उसका हिसाब करना जरूरी है। यह भ्रम टूटना जरूरी है कि एक स्त्री बार बार आत्महत्या नहीं कर सकती, वह हत्या भी कर सकती है। प्रशांत यह सब पढ़कर चौंक गए थे। फिर पूरी टीम के साथ डॉक्टर सोनम के बंगले की ओर कूच कर गए। कई बातों की पुष्टि करनी थी। शालिनी तो गायनी में पीजी कर रही थी। उसका अभी प्रैक्टिकल बाकी था। पुलिस उससे भी मिलना चाहती थी। एक एक बात जानना जरूरी था। प्रशांत चाहते थे कि कांता को न्याय मिले, इसलिए उसी दिशा में आगे बढ़ गए। अचानक उप पुलिस अधीक्षक रंजना ने प्रशांत को बीच में ही रोक लिया। उसके तेवर बदल गए थे। प्रशांत समझ नहीं पाए थे कि रंजना को क्या हो गया है, जबकि शहर की तेज तर्रार सीएसपी है। रंजना पूरे गुस्से से बोल उठी थी, कांता निर्दोष है। आपको पता ही नहीं है कि यह पहली कांता नहीं है। वह तो अचानक डायरी के पन्ने से बाहर आ गई है, वरना कितनी कांता डायरी के पन्ने के नीचे दफन हो गई हैं। रंजना गुस्से से बोल तो गई, फिर अचानक उसका गला भर आया। आंखें लाल हो गई। आंखों के अंदर से आंसू टपक रहे थे। प्रोफेसर अग्निहोत्री तो अंदर से भयाक्रांत हो गए थे। सभी भौंचक के रह गए थे। रंजना बहुत सख्त
पुलिस अफसर थी, लेकिन अपनों के बीच तो सदैव मुस्कुराती रहती थी। आज उसे क्या हुआ? मैडम रंजना, प्रशांत ने धीमी आवाज में पुकारा। रंजना खामोश हो गई, फिर आंखों को साफ करते हुए हल्के से मुस्कुराई। सॉरी सर, मैं अतीत के किसी खोह में चली गई थी, रंजना ने बलगम निगलते हुए कहा। प्रशांत ने उसी वक्त चाय मंगवाई। चाय की चुस्कियों के बीच बात बदल गई। रंजना ने आगे कहा, सर, कभी कभी समुद्र बिना कारण के ही उफनाने लगता है, अनचाहे उसमें भी ज्वार भाटा आने लगता है। उसी समय लेडी इंस्पेक्टर भावना आ पहुंची। कांता की डायरी को हिंदी में टाइप करा के बुक फॉर्म में लेकर आई थी। प्रशांत को देते हुए बोली, पूरा काम हो गया है। फिर उसने बताया, वह डॉक्टर सोनम से मिली थी। सोनम कह रही थी कि कांता गलत नहीं है। यह सुनकर सभी चौंक गए। रंजना फिर गले में फंसे बलगम को साफ करते हुए दबी आवाज में बोली, कांता तो कॉलेजों में भी है, स्कूलों में है, पुलिस विभाग में कई कांता है, अकेले मेडिकल में नहीं है सर। हर विभाग और हर गली कूचों में है। यह तो पुलिस अधीक्षक प्रशांत प्रोफेसर अग्निहोत्री की ओर निहारने लगे। प्रोफेसर अग्निहोत्री ने सर झुका लिया। कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। कुछ देर पहले कांता को धो रहे थे, कह रहे थे बहुत क्रूर महिला है, हद से ज्यादा बेहया है। कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में शर्म आती है। आखिर झोपड़पट्टी के संस्कारों को उजागर कर ही दिया, मरीजों के मसीहा को मार ही डाला। लेकिन रंजना की बातें सुनकर सकते में आ गए। उनके सुर बदल गए, पांव जमीन पर आ गए। अस्पताल में डायरी की चर्चा जोरों पर थी। सभी के हलक सूख रहे थे। रंजना उठकर खड़ी हो गई, फिर जैसे प्रशांत को संबोधित करते हुए बोली, सर, मैं नहीं जानती कि न्यायालय कांता को लेकर क्या फैसला करेगा, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि कांता डायरी से बाहर निकलकर स्त्री जाति के साथ न्याय कर गई। प्रशांत को लगा कि रंजना क्या बोले जा रही है। उसे पता है कि वह क्या बोल रही है। पूरे शहर में तनाव है। चारों तरफ पत्रकारों ने घेराबंदी कर रखी है। जवाब देते नहीं बन रहा है। कांता का वक्तव्य रोज पेपरों में छाया रहता है। आत्महत्या करने से अच्छा था कि हत्या कर दो। इधर रंजना कह रही है कि कांता ने पहली बार डायरी से बाहर निकलकर अपना न्याय स्वयं कर लिया। उसने पूरी स्त्री जाति को न्याय प्रदान कर दिया है। प्रशांत सब कुछ समझते हुए भी चुपचाप अपने चैम्बर में बैठे विचार मग्न थे। उनकी स्थिति उगलते निगलते पीर घनेरी वाली थी। प्रोफेसर अग्निहोत्री जा चुके थे। सीएसपी रंजना भी जा चुकी थी। डीन का फोन बार बार आ रहा था। वह प्रशांत से कई बार कह चुका था, जो हुआ उसे अब बहुत हाईलाइट करना उचित नहीं है। डायरी को तो बिल्कुल ही बाहर मत निकालिए। आखिर प्रशांत ने डीन का फोन उठा लिया। मुझे सोचने दीजिए, मैं समझ सकता हूं कि संस्था के हित में क्या उचित है। प्रशांत इतना बोलकर उठे और रंजना के कक्ष की ओर बढ़ गए। शहर में एक और कत्ल हो गया था। रंजना उसमें उलझ गई थी। प्रशांत भी जिलाधिकारी के साथ घटनास्थल की ओर बढ़ गए। कांता की कहानी को अल्प विराम लग गया था, लेकिन रंजना ने तय कर लिया था कि कांता को जेल से बाहर निकालना ही होगा। यदि उसने स्त्री के साथ न्याय किया है तो उसे न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए। यह थी एक कहानी जो बहुत सी महिलाओं के ऊपर गुजरी हुई कहानी है, जो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, देहरी को लांघ कर इस समाज में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। उन्हें न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। विवेक द्विवेदी जी की लिखी हुई कहानी डायरी के पन्ने को अवश्य सुने। वीडियो को लाइक भी करें। दूसरे साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, बेहतरीन कहानियों के सफर में, हिंदी लेखक परिवार के इसी मंच पर। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।